जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और इस सेशन में हम रीट एग्जाम 2025 का संपूर्ण सिलेबस को कवर करने वाले हैं, क्योंकि सिलेबस वो पार्ट होता है साथियों जो हमें सिलेक्शन तक लेके जाता है, और सिलेक्शन तक नहीं बल्कि अच्छे नंबरों से सिलेक्शन दिलाता है। सो सिलेबस को जानना बहुत ही जरूरी है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि बिना सिलेबस का जानकारी होते हुए आप सिलेक्शन पा सकते हो, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे या आप जिन क्वेश्चनों से सामना करोगे वो सिलेबस से ही आने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आधार है सिलेक्शन का, वो है साथियों सिलेबस के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इस क्लास में हम सिलेबस को बहुत ही डिटेल से हर एक पॉइंट को समझते हुए यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। सो आप इस क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहे। और आप सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट है साथियों, आप आपकी तैयारी को बहुत ही अच्छा से बहुत ही लगन के साथ में कीजिएगा, ताकि ये रीट का जो एग्जाम है ये आपका फाइनल सिलेक्शन हो। और इसके लिए आपके पास में नोट्स, बुक्स या फिर जो भी मटेरियल हो रीट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, उन सभी मटेरियल्सों का उपयोग करें और आपकी तैयारी को बेहतर करें। और आपका जो प्रैक्टिस है वो उससे अच्छा से करते जाए, है ना। और प्रैक्टिस के लिए या तो आपके पास में बेस्ट नोट्स हो या फिर बुक्स होना बहुत ही जरूरी है साथियों, या फिर आप जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यदि आप ऑफलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हो या फिर कुछ ऐसे बुक्स ढूंढ रहे हो जो कि आपको रीट एग्जाम में बहुत हेल्प करे, सो मैंने काफी रिसर्च किया साथियों, और रिसर्च करने के बाद में मुझसे एक ऐसा बुक मिला जो कि चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है, जो कि रीट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि इन्होंने हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन करके जो है बताया है, जिससे कि आपको आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। और रीट एग्जाम के सभी बुक्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, वो चाहे लैंग्वेज फर्स्ट का हो या लैंग्वेज सेकंड का हो या फिर मैथ्स का हो या फिर ईवीएस का हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट का बुक हो जो कि रीट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो सभी बुक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे रूबरू करा दूं कि इनका जो बुक है रीट एग्जाम का चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित, ये जो बुक है आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और इसमें क्या खास है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो कि सिलेबस इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है वो है साथियों क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चनों का जो लेवल इन्होंने दिया है वो बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि आपको क्वेश्चन अच्छे मिलना चाहिए और अच्छे क्वेश्चनों के साथ साथ में उस क्वेश्चनों का डिटेल भी मिलना चाहिए। सो ये बुक की ये खास बात है, जिसमें कि आपको क्वेश्चनों के साथ साथ में जो है पूरा क्वेश्चन का डिटेल दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसके बाद में सेकंड जब क्वेश्चन आप यहाँ पे देखोगे, तो सेकंड क्वेश्चन में भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन है और इसका आंसर, और आंसर के बाद पे आप यहाँ पे देख पाओगे तो इसका पूरा डिटेल से जानकारी दिया गया है। सो इस प्रकार से हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेन किया गया है, जो कि एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। सो यहाँ पे ये बनाया मटेरियल है, जो कि आपको जो है यहाँ से पढ़ना है और यहाँ से प्रैक्टिस सेट लगाना है, ठीक है। सो इसे आप देख लीजिएगा, और इसका पीडीएफ मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से डाउनलोड करके इसे एक बार अच्छा से देख लीजिएगा। और ये जो चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित ये बुक है आप परचेज कर सकते हो, और इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। सो वहां से जाके आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं साथियों, ठीक है। सो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको लेके चलता हूँ नोटिफिकेशन की ओर, और ये बहुत सारे साथियों ने देख भी लिया और बहुत सारे लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर भी दिया है। फिर भी मैं आपको याद दिला दूं साथियों कि इसका जो ऑनलाइन आवेदन करने का जो समय था वो था जो कि 16/12/2024 से 15/1/2025 तक, यानी कि जनवरी यानी कि 15 तारीख तक है, जो कि रात्रि 12 बजे तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सो जिन्होंने भी अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है वे जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई करें साथियों, क्योंकि लास्ट में हो सकता है कि सर्वर का कोई प्रॉब्लम हो, जिससे कि आप इस
एग्जाम में बैठने से वंचित रह जाए, इससे अच्छा यही है कि आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को अप्लाई करें। ठीक है, सो इसे आप देख लीजिएगा। इसके बाद में हम यहाँ पे नजर डालते हैं सिलेबस पे कि क्या जो यहाँ का जो पेपर फर्स्ट है इसका क्या सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, सो मैं आपको लेके आ गया हूँ सिलेबस पे, और ये जो सिलेबस दिखाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने निकाला है। सो ये सिलेबस आप भी देख सकते हैं, रेट का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, आपको वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं साथियों कि जिनका भी लेवल फर्स्ट है, यानी कि 1 से लेकर 5th क्लास तक आप टीचर बनना चाहते हो और आप रेट एग्जाम दे रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो पेपर देने वाले हो उसमें टोटल 150 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि 150 अंक के ही होंगे। यानी कि प्रत्येक अंक एक एक नंबर का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन एक नंबर का होने वाला है। और आप सभी को पता ही होगा, यदि आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, तो ये एग्जाम होने वाला है ऑफलाइन, है ना, जो कि एक ही डेट पे होने वाला है और एग्जाम डेट काफी नजदीक है। सो सिलेबस को जानना बहुत ही जरूरी है ना। अब हम यहाँ पे नजर डाल लेते हैं एक एक सब्जेक्ट पे। सो पहला जो सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा बाल विकास, यानी कि जिसे हम कहते हैं सीडीपी, जो कि सीडीपी आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि 30 ही नंबर के होंगे। इस प्रकार से हर एक सब्जेक्ट 30-30 नंबरों में बटा हुआ, यानी 30-30 क्वेश्चनों में बटा हुआ देखने को मिलेगा, वो चाहे सीडीपी हो, है ना। और इसके बाद में वो चाहे लैंग्वेज फर्स्ट हो या फिर लैंग्वेज सेकंड हो, इस प्रकार से आपको 2 लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आपका मैथ्स का सब्जेक्ट आता है और 30 नंबर्स का आपका ईवीएस का यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से टोटल जो क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ पे 30, यानी कि सॉरी 150, है ना। और 150 जो क्वेश्चन है 150 नंबर के ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम यहाँ पे नजर डाल देते हैं सीडीपी पे, यानी कि बाल विकास पे कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो सीडीपी का जो सिलेबस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसमें कि पहला टॉपिक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा साथियों, बाल विकास। बाल विकास के अंतर्गत वृद्धि विकास की संकल्पना, साथ ही साथ इसमें विकास के संदर्भ में विभिन्न आयाम आपको यहाँ पे पढ़ना है वृद्धि और विकास के। और वृद्धि और विकास के कौन कौन से सिद्धांत है, कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, वो पढ़ना है आपको। और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, और साथ ही साथ वृद्धि और विकास का अधिगम में क्या भूमिका रहता है, इसके संबंध के बारे में आपको पढ़ना है। और नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है वंशानुक्रम एवं वातावरण क्या क्या भूमिका है वृद्धि और विकास में। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जो कि बाल विकास के वृद्धि और विकास के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अगला टॉपिक आपको देखने को मिलेगा व्यक्तिगत विभिन्नताएं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अंतर्गत आपको अर्थ समझना है और अर्थ के साथ साथ में प्रकार एवं व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आपको पढ़ना है। और नेक्स्ट अगला व्यक्तित्व, यानी कि संकल्पना, प्रकार और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और व्यक्तित्व का मापन आप कैसे कर सकते हैं, ये पढ़ना है। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है बुद्धि, और इसमें संकल्पना और बुद्धि के सिद्धांत आपको पढ़ना है और बुद्धि का मापन कैसे कर सकते हैं। और बहुबुद्धि सिद्धांत जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं, अलग अलग प्रकार के बुद्धि के सिद्धांतों को, वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। और इसका निहितार्थ आप कैसे कर सकते हो बुद्धि का, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। सो ये जितने भी टॉपिक है आपको एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छा से क्लियर करना है, क्योंकि रेट एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं साथियों। सो आपको हर एक टॉपिक को क्लियर करना है। और आप सभी को बता दूं कि इसी चैनल के माध्यम से मैं एक एक टॉपिक को जो है बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेन करके बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सो आप उन क्लासेसों को भी देख सकते हैं और आपकी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, जो कि आपको पूरा फ्री जो है नोट्स पर आधारित क्लासेस मैं यहाँ पे देने का प्रयास करता हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो टॉपिक आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है विविध अधिगमकर्ताओं की समझ। इसके अंतर्गत पिछड़े या फिर मंदबुद्धि या फिर हम कह सकते हैं विमंदित या फिर प्रभावशाली या सृजनशीलता या अलाभान्वित या फिर वंचित जो स्टूडेंट है, ये बच्चे हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे में क्या कमी और क्या जो है अधिकता या फिर उन्हें क्या मटेरियल देना चाहिए, और साथ ही साथ अधिगम अक्षमताओं से युक्त बच्चों में क्या परेशानी आ रही है,
ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। सो विविध अधिगमकर्ताओं के अंतर्गत ये टॉपिकों को आपको देखना है, जिसमें कि प्रतिभाशाली बच्चे, सृजनशीलता या फिर अलाभान्वित से वंचित बच्चे और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या फिर अधिगम अक्षमताओं से युक्त बच्चों के बारे में आपको पढ़ना है, ताकि बच्चों में जो समस्या आ रही है या बच्चों में जो समस्या आएगा उससे आप हल कर सके। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, अधिगम में आने वाले कठिनाइयां कौन कौन सी है, यानी कि पढ़ते समय बच्चों में कौन कौन सी कठिनाइयां आ रही है और बच्चे क्या त्रुटि कर रहा है वो आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है, और उसके बाद में उस समस्या का समाधान करना है। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, समायोजन की संकल्पना और तरीके, है ना, और समायोजन में अध्यापक की क्या भूमिका होती है ये आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। सो इस टॉपिक को भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो टॉपिक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा साथियों, अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना के साथ साथ में अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक आपको यहाँ पे पढ़ना है। नेक्स्ट अगला, अधिगम के सिद्धांत एवं इसके निहितार्थ क्या क्या है ये आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। सो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपको देखना ही है, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि कभी कभी बहुत सारे लोग जो है टॉपिकों को क्लियर नहीं करते और कुछ ऑप्शनों में उलझ जाते हैं और गलत करके आते हैं। सो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। हर एक टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छा से समझते हुए जो है हल करना है ना। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा साथियों, अधिगम के सिद्धांत के निहितार्थ, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसके बाद में बच्चे कैसे सीखते हैं ये आपको देखना है, और अधिगम की क्या प्रक्रियाएं हैं और चिंतन या कल्पना तर्क, ये टॉपिक्स आपको यहाँ पे पढ़ना है। नेक्स्ट अगला जो है, अभिप्रेरणा व इसके अधिगम का क्या निहितार्थ है ये आपको यहाँ पे देखना है। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं क्या क्या है, और साथ ही साथ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 को पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल से क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके बाद में संदर्भ में शिक्षण अधिगम की क्या व्यूह रचना है, और साथ ही साथ इनके कौन कौन से विधियां हैं ये आपको यहाँ पे देखना है। खासकर 2005 का जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है ये आपको पढ़ना ही है, क्योंकि काफी बड़ा सिलेबस है और ये काफी बड़ा टॉपिक हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद में आकलन, मापन, मूल्यांकन एवं इसका अर्थ को समझना और उद्देश्य को पढ़ना है, और समग्र और सतत मूल्यांकन को आपको पढ़ना है साथियों। इसके बाद में उपलब्धि परीक्षण का निर्माण आप कैसे कर सकते हैं वो पढ़ना है, और इसके साथ साथ में सीखने के क्या प्रतिफल है ना, सीखने के प्रतिफल। तो ये कुछ टॉपिक्स है। इसके बाद में क्रियात्मक अनुसंधान को आपको पढ़ना है, और इसके बाद में शिक्षण का अधिकार अधिनियम जो कि 2009 में अध्यापक की क्या भूमिका है और अध्यापक का क्या दायित्व होता है ये आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। सो ये टॉपिक्स आप अच्छा से देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगले पेज पे लेके चलता हूं, और नेक्स्ट अगले पेज पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एनईपी 2020, क्योंकि पेपर फर्स्ट जिनका भी है उनको यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत क्या क्या जो है नए जो है रूल्स यहाँ पे लागू हुए हैं, जिसमें कि प्रारंभिक बाल्यावस्था का देखभाल एवं शिक्षा ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान जो है बच्चों को हम कैसे करा सकते हैं वो पढ़ना है, और स्कूलों में पाठ्यचर्या एवं शिक्षण शास्त्र पढ़ना है, और शिक्षक को पढ़ना है कि शिक्षक का क्या दायित्व होता है, और बच्चों में जो भी परेशानी आ रही है, जो समस्या आ रही है, उन्हें हम कैसे सुलझा सकते हैं, या बच्चों में जो परेशानी आ रही है उस परेशानी को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, उस परेशानी को कैसे पहचान सकते हैं, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है, यानी कि शिक्षक के बारे में, खुद के बारे में पढ़ना है। इसके बाद में समता मूलक एवं समावेशी शिक्षा को पढ़ना है, साथ ही साथ स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण एवं जो है प्रत्यापन को आपको पढ़ना है, और साथ ही साथ राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी शैक्षणिक योजनाएं क्या क्या है जो राजस्थान सरकार के द्वारा चलाए गए हैं वो आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है सीडीपी के सभी टॉपिकों को कवर किया, जो कि यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सो आप सभी से पुनः मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन टॉपिकों को अच्छा से लिख लीजिएगा, या फिर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके जो है
एक एक टॉपिक को आप क्लियर कीजिएगा, है ना। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो यही जो टॉपिक मैंने अभी आपको बताया सीडीपी यानी कि बाल विकास के, यही आपको इंग्लिश मीडियम में देखने को मिलेंगे। तो जिनका भी इंग्लिश मीडियम है वो आप यहाँ से देख लीजिएगा, वीडियो को रुक के आप देख सकते हैं, या फिर इसका जो पीडीएफ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, सो वहां से जाके आप जो है इस इन टॉपिकों को आप फिर से देख लीजिएगा जिनका भी इंग्लिश मीडियम है, क्योंकि जो मैंने अभी हिंदी में बताया सीडीपी के जो टॉपिक्स वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो सब्जेक्ट आता है साथियों, वो आता है क्या, लैंग्वेज फर्स्ट का। यानी कि जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा था आपको कि लैंग्वेज फर्स्ट जो कि 30 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 30 नंबर के होते हैं, और यहाँ पे भी आपको काफी अच्छे लेवल से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन लैंग्वेज का वो सब्जेक्ट होते हैं साथियों जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि हमें जो है 2 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं जो कि हमारा मनपसंद यानी कि हमारा जो बेसिक काफी अच्छा है, जहां से हम ज्यादा नंबर ले सकते हैं, उन सब्जेक्टों को हम लेते हैं, जिसमें कि 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या क्या पूछा जाता है, अब यहाँ पे जिनका भी लैंग्वेज हिंदी है उनको क्या क्या देखने को मिलेगा या किन किन टॉपिकों से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो हम यहाँ पे नजर डाल लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा साथियों, पहला जो टॉपिक के रूप में आपको देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा गद्यांश एवं पद्यांश से, क्योंकि गद्यांश और पद्यांश से ही यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो है ग्रामर से क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं, जिसमें कि विलोम शब्द हो गया, और इसके बाद में शब्द और शब्द का अर्थ, शब्दार्थ हम कह सकते हैं, या फिर शुद्ध शब्द आपको यहाँ पे पूछा जाता है, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण इत्यादि। सो मैं ये कह सकता हूँ कि जो व्याकरण का जो टॉपिक है लैंग्वेज का, वो चाहे लैंग्वेज फर्स्ट में यदि आप इंग्लिश लेते हो तो इंग्लिश में आपको ग्रामर पढ़ना होगा, या फिर हिंदी लेते हो, या फिर उर्दू लेते हो, या फिर कोई भी लैंग्वेज लेते हो, तो उसमें आपको जो है ग्रामर तो पढ़ना ही है, क्योंकि ग्रामर से भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, और साथ ही साथ एक गद्यांश और एक पद्यांश आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक अपठित गद्यांश। जैसे कि मैंने गद्यांश का जिक्र यहाँ पे किया था, इसके बाद में अपठित गद्यांश में निम्नलिखित बिंदुओं से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या क्या, एक रेखांकित शब्दों का अर्थ आपको स्पष्ट करना है, और साथ ही साथ वचन, काल, लिंग इत्यादि से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और दिए गए शब्दों में वचन, काल और लिंग में आपको जो है शब्दों को बदलना है, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। सो ये आप यहाँ से देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो है वाक्य रचना। वाक्य रचना के अंतर्गत वाक्यों के अंग कौन कौन से हैं, और वाक्यों के प्रकार, और पदबंध और मुहावरे और लोकोक्तियां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और विराम चिन्हों से भी क्वेश्चन काफी हद तक रीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अगला भाषा की शिक्षण विधियां कौन कौन सी है, और शिक्षा के उपागम में भाषा दक्षता का विकास हम कैसे कर सकते हैं, वो आपसे यहाँ पे जो है पूछा जाएगा। भाषा कौशल का विकास से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, और हिंदी भाषा शिक्षण में कौन कौन सी चुनौतियां हमें देखने को मिलती है, और शिक्षण अधिगम में सामग्रियां कौन कौन सी है, और पाठ्य पुस्तक या फिर बहुमाध्यम या शिक्षण के अन्य संसाधन कौन कौन से है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। सो ये टॉपिक आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अगले जो टॉपिक आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, वो देखने को मिलेंगे साथियों भाषा शिक्षण, यानी कि भाषा के मूल्यांकन, उपलब्धि और परीक्षण का निर्माण आपको कैसे करना है, और साथ ही साथ समग्र एवं सतत मूल्यांकन आपको कैसे करना है, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद में राजस्थानी भाषा एवं बोल का सामान्य परिचय आपको यहाँ पे पढ़ना है। और आप सभी को बता दूं साथियों कि जो भी सब्जेक्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं सिलेबस के आधार पर, और जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं, वो फर्स्ट से लेकर 5th क्लास तक के होंगे, है ना। सो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, और यदि इसका लेवल बढ़ता है तो वो 10th से 12th तक हो सकता है, ठीक है। सो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है लैंग्वेज फर्स्ट में जो हिंदी है, हिंदी सब्जेक्ट जिनका भी होगा उनमें इन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, सो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जिनका भी लैंग्वेज सेकंड होगा,
यानी कि इंग्लिश होगा। सो इंग्लिश में आप यहाँ से टॉपिक देख सकते हैं, जिसमें कि लैंग्वेज वो चाहे फर्स्ट हो या सेकंड हो, लगभग लैंग्वेज के जो टॉपिक्स होते हैं साथियों सेम होते हैं। सो आप इन्हें आप देख सकते हैं, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज जिनका भी फर्स्ट होगा वो यहाँ से सिलेबस देख सकता है, जिसमें कि पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, सो वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं, या फिर इसका जो पीडीएफ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, सो वहां से भी आप देख सकते हैं। सो ये सेम सिलेबस है, सेम टॉपिक्स है, सो इनको हम बार बार जो है रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला जिनका भी सब्जेक्ट फर्स्ट में यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट में प्रथम भाषा के रूप में संस्कृत आता है, उनमें जो है सेम टॉपिक देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही कहा था, गद्यांश और पद्यांश जो फर्स्ट हमने हिंदी देखा था, उसमें हमने देखा था कि जो हिंदी में जो पूछे गए थे गद्यांश और पद्यांश, इसमें भी सेम है। इसके बाद में शब्द रूप यानी कि व्याकरण के उपसर्ग प्रत्यय इत्यादि जो भी ग्रामर के जो टॉपिक्स है उन सभी को देखना है। यानी कि हिंदी में जो टॉपिक्स हमने देखा था, जो वो चाहे संधि हो, समास हो या फिर सर्वनाम या विशेषण विशेष्य, वही टॉपिक आपको किसमें देखने को मिलेंगे, संस्कृत में देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो ये आप देख लीजिएगा क्योंकि सिलेबस सेम है। ठीक है, सो यहां से आप जो है पूरा सिलेबस देख सकते हैं संस्कृत का। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो लैंग्वेज जिनका भी लैंग्वेज फर्स्ट के अंतर्गत ये लैंग्वेज होगा जो कि उर्दू में होगा। सो आप यहाँ से पूरा सिलेबस आप देख सकते हैं वीडियो को रोक के। ठीक है, और आप सभी को पुनः फिर से बता दूं कि हर एक सब्जेक्ट में जो टॉपिक्स दिए गए साथियों और जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो फर्स्ट से लेकर 5th क्लास तक होंगे। ठीक है, और इसके बाद में जिनका जो लैंग्वेज फर्स्ट होगा यानी कि लेवल फर्स्ट के अंतर्गत जो सिंधी भाषा होगा यानी कि सिंधी लैंग्वेज होगा, वो आप यहां से देख सकते हैं क्योंकि टॉपिक से सेम है। जैसे कि मैं ये बार बार हर सब्जेक्ट में यही दोहरा रहा हूं जो लैंग्वेज वाले है। इसके बाद में पंजाबी में यदि आपका पंजाबी लैंग्वेज है तो आप यहाँ से जो है पूरा सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, सो इसे आप अच्छा से देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जिनका सेकंड लैंग्वेज में हिंदी होगा और उनके क्या क्या टॉपिक्स होंगे। अब जिनके फर्स्ट लैंग्वेज में जो टॉपिक्स थे वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, यानी कि कोई भी लैंग्वेज वो चाहे हिंदी हो या फिर उर्दू हो या फिर पंजाबी हो, सभी लैंग्वेजों के टॉपिक्स हमने यहाँ पे देखा। इसके बाद में सेकंड लैंग्वेज जिनका होगा उसमें क्या क्या होगा वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो सबसे पहले तो आपके पास में अपठित गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन होंगे और व्याकरण संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और युग्म शब्द के साथ साथ में वाक्यों के लिए एक शब्द और उपसर्ग प्रत्यय समास संवर्ग यानी कि संज्ञा और सर्वनाम विशेषण क्रिया और लिंग वचन काल इत्यादि से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और साथ ही साथ शुद्ध शब्दों को शुद्ध रूप में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अपठित पद्यांश आपसे पूछे जाएंगे। अच्छा, इससे पहले जो फर्स्ट लैंग्वेज था उसमें गद्यांश आपको देखने को मिल रहे थे, अब यहाँ पे क्या होगा, पद्यांश के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सेकंड लैंग्वेज में। ठीक है, जिसमें कि भाव सौंदर्य से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य और जीवन दृष्टि से दृष्टि पर आधारित क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगले जो टॉपिक्स के रूप में आपको देखने को मिलेंगे वाक्य रचना है, जिसमें कि वाक्य रचना के अंतर्गत वाक्यों के अंग और वाक्यों के भेद और पदबंध, मुहावरे और लोकोक्तियां से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और भाषा शिक्षण की विधियां कौन कौन सी है, भाषा शिक्षण में उपागम और भाषाई दक्षता का विकास हम कैसे कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। और भाषा कौशल के विकास में के अंतर्गत जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, और इनमें क्या क्या परेशानी आती है, क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, और उनका समस्याओं का समाधान आप कैसे कर सकते हो, ये पढ़ना है। और शिक्षण अधिगम में क्या क्या सामग्रियां हैं, जिसमें कि पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधनों के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो टॉपिक आपको यहाँ पे सेकंड लैंग्वेज के रूप में देखने को मिलेगा, भाषा शिक्षण में का मूल्यांकन आपको करना है, जिसमें कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसके उपलब्धि एवं परीक्षण और साथ ही साथ इसका निर्माण आप कैसे कर सकते हो, और समग्र एवं सतत मूल्यांकन का उपचारात्मक शिक्षण के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। साथ ही साथ राजस्थानी भाषा का सामान्य जानकारी आपको होना चाहिए।
ठीक है। तो सेकंड लैंग्वेज में भी यही टॉपिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसी प्रकार से अब जो भी लैंग्वेज आप सेकंड लैंग्वेज के रूप में लेते हैं, वो चाहे इंग्लिश हो, जैसे कि हमने जो फर्स्ट लैंग्वेज में देखा था, जिसमें कि जो टॉपिक्स थे फर्स्ट लैंग्वेज के, वो सभी लैंग्वेजों में, यानी कि सभी सब्जेक्ट वाले लैंग्वेजों में सेम आपको देखने को मिल रहे थे। इसी प्रकार से सेकंड लैंग्वेज जो भी लेते हैं, जो भी सब्जेक्ट लेते हैं, वो चाहे इंग्लिश हो या हम कह सकते हैं जो भी लैंग्वेज आप लेते हो, चाहे इंग्लिश हो, पंजाबी हो, संस्कृत हो, सभी सेम टॉपिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है। सो जिनका भी इंग्लिश लैंग्वेज होगा सेकंड लैंग्वेज, वो आप यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि जो भी हमने यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज में सिलेबस देखा, वही सिलेबस आपको सेकंड लैंग्वेज में भी देखने को मिलेगा। ठीक है। और 30 क्वेश्चन होंगे जो कि 30 ही नंबर के होते हैं। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद में द्वितीय भाषा में यदि आप संस्कृत लेते हैं तो संस्कृत में सेम टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अगला, यदि आप उर्दू लेते हैं, उर्दू लैंग्वेज लेते हैं, तो ये आप यहाँ से पूरा सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला सिंधी लैंग्वेज लेते हैं, तो सिंधी के पूरे जो टॉपिक्स है, जो कि हिंदी में हमने देखा था, वही टॉपिक्स आपको यहाँ पे आपको सिंधी में देखने को मिलेंगे। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला, यदि कोई दूसरा जो सब्जेक्ट यानी कि पंजाबी लेता है, पंजाबी लैंग्वेज लेता है, तो सेकंड लैंग्वेज के रूप में, तो वो आप यहाँ से पूरा सिलेबस जो है आप देख सकते हैं, जो कि वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं, या फिर इसका जो पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, तो वहां से जाके डाउनलोड करके भी सिलेबस को अच्छा से आप देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो सब्जेक्ट हमें देखने को मिलता है 30 नंबर का, वो देखने को मिलता है गणित, यानी कि गणित के 30 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 30 ही नंबर के होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हम तीसरे सब्जेक्ट की ओर बढ़ रहे हैं, जो फर्स्ट हमने देखा सीडीपी है ना, सीडीपी में 30 क्वेश्चन हमने देखा था। इसके बाद में लैंग्वेज फर्स्ट में जो भी सब्जेक्ट आपका होगा, जिसमें कि हमने हिंदी देखा था। इसके बाद में लैंग्वेज सेकंड में हमने जो है संस्कृत हो या फिर इंग्लिश हो, जो भी लैंग्वेज हो, वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया। इस प्रकार से 3 सब्जेक्ट कवर हो चुके, जो कि हमने एक एक टॉपिक के ऊपर नजर डाला। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो आपको देखने को मिलेगा साथियों, वो देखने को मिलेगा गणित में। सो गणित में 30 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं पढ़ना है आपको। उसके साथ साथ में स्थानीय मान और तुलना और गणितीय मूल संक्रियाएं और जोड़ी या फिर बाकी गुणा भाग, भारतीय मुद्रा और वैदिक गणित, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है। सो इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला, विभिन्न अवधारणाएं के अंतर्गत उचित भिन्न और उसके बाद में समान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना आप कैसे कर सकते हैं, और मिश्रण भिन्न और असमान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, और भिन्नों की जोड़ या बाकी अभाज्य संयुक्त संख्याएं या अभाज्य गुणनखंड या लघुत्तम महत्तम समापवर्ती या महत्तम समापवर्ती, इनको आपको पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद में एकांकी नियम के अंतर्गत औसत, लाभ, हानि और साधारण ब्याज, या हम कह सकते हैं सरल ब्याज। ठीक है। सो ये मैथ्स के टॉपिक्स है जो कि आपको पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगले टॉपिक्स के रूप में आपको देखने को मिलेंगे समतल व वक्रतल, और समतल व ठोस ज्यामितीय आकृतियां आपको पढ़ना है, और समतल ज्यामितीय आकृतियों की विशेषताएं और बिंदुओं के बारे में पढ़ना है। रेखा, किरण, रेखाखंड या फिर कोण एवं उनके प्रकार को आपको पढ़ना है। इसके बाद में लंबाई, भार, धारिता, समय, क्षेत्रफल और इनकी मानक इकाइयां कौन कौन सी होती है, उनके संबंध में उनका वर्गीकरण, और आयताकार या फिर वस्तु को पृष्ठ तल का क्षेत्रफल या उनका परिणाम है ना। तो ये सभी समतल और वक्र समतल के अंतर्गत आते हैं। इन टॉपिक्स को आपको कवर करना है। इसके बाद में गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति को आपको पढ़ना है, और पाठ्यक्रम में गणित का क्या महत्व होता है और गणित की भाषा को आपको पढ़ना है, जिसमें कि ये पेडागोजी के अंतर्गत आएंगे, है ना। और सामुदायिक गणित और आंकड़ों का प्रबंध आप कैसे कर सकते हैं, और औपचारिक एवं अनौपचारिक विधियों द्वारा मूल्यांकन आपको करना है, और शिक्षण में क्या क्या समस्या आने वाली है मैथ्स में, वो आपको पढ़ना है, और त्रुटि विश्लेषण एवं शिक्षण अधिगम से संबंधित निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण को आपको पढ़ना है। ठीक है। तो ये मैथ्स के यही टॉपिक है, क्योंकि मैथ्स में बहुत कम टॉपिक्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये टॉपिक्स काफी बड़े बड़े टॉपिक्स है, और एक एक टॉपिक को क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। सो ये मैथ्स के सभी टॉपिक्स है। सो इन्हें आप अच्छा से नोट कर लीजिएगा, या फिर पीडीएफ से आप देख सकते हैं। ठीक है।
इसके बाद में नेक्स्ट, जिनका भी लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश मीडियम से यदि आपने पढ़ाई किया है, सो आप इंग्लिश मीडियम में ये पूरे मैथ्स के जो टॉपिक्स है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, सो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो सब्जेक्ट हमें देखने को मिलता है साथियों, वो देखने को मिलता है ईवीएस यानी कि पर्यावरण। अब पर्यावरण से कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, सबसे पहले आपको बता दूं कि पर्यावरण से भी 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि 30 ही नंबर के होंगे। अब यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है आपको, सबसे पहला जो टॉपिक है साथियों, परिवार और संबंध। परिवार के अंतर्गत आपसी संबंध, एकल परिवार और संयुक्त परिवार क्या है, सामाजिक बुराइयां क्या है जिसमें कि बाल विवाह, दहेज प्रथा और बाल श्रम और चोरी चोरी जैसे अलग अलग जो बुराइयां की जाती है, सामाजिक प्रथाएं जो है समाज में चल रही है उनके बारे में पढ़ना है। और जो है दुर्व्यसन यानी कि हम कह सकते हैं नाशाखोरी या फिर धूम्रपान से हम कैसे बच सकते हैं, और ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। और इसके व्यक्तिगत, सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणामों को आपको पढ़ना है। सो परिवार के अंतर्गत ये टॉपिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो टॉपिक आपको देखने को मिलता है साथियों पर्यावरण का, वो है वस्त्र एवं आवास यानी कि विभिन्न ऋतुओं में पहनने जाने वाले वस्त्रों के बारे में पढ़ना है। और वस्त्रों का रखरखाव या हस्तकरघा या फिर पावर मूल जीव के बारे में पढ़ना है। और जंतुओं का आवास और विभिन्न प्रकार के मानव आवास के निकटवर्ती स्थानों की के अंतर्गत हम स्थानों को हम स्वच्छ कैसे कर सकते हैं वो पढ़ना है। और आवास निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्रियां कौन कौन सी हमें आवश्यकता होती है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला व्यवसाय के अंतर्गत अपने परिवेश के व्यवसाय के अंतर्गत हमें क्या क्या देखने को मिलता है, जैसे में कपड़े सिलना, उसके बाद में बागवानी, कृषि कार्य और पशुपालन, सब्जी वाला इत्यादि। ठीक है, इसके बाद में लघु एवं कुटीर उद्योग के बारे में पढ़ना है। और राजस्थान राज्य के प्रमुख उद्योग जिसमें कि हस्तकला और उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता और शाकाहारी समितियां। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जो कि आपको ईवीएस के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा साथियों, व्यवसाय के अंतर्गत यहाँ पे हमने अभी देखा। इसके बाद में जो हमारी सभ्यता के बारे में आपको पढ़ना होगा, जिसमें कि राष्ट्र प्रतीक, राष्ट्र पर्व और राजस्थान के मेले त्योहार और राजस्थान की जो वेशभूषा है वो आपको पढ़ना है। और जो आभूषण है वो पढ़ना है। और राजस्थान के खान पान, राजस्थान की जो वस्तुकला है, राजस्थान का पर्यटन, राजस्थान की प्रमुख जो है विभूतियां क्या कौन कौन सी हुई है, और जो गौरव आपको यहाँ पे पढ़ना है। और राजस्थान की विरासत जिसमें कि जो है दुर्ग हो गया, महल हो गया या फिर स्मारक राजस्थान के अंतर्गत आते हैं उनको पढ़ना है। और राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान की लोकोक्तियां कौन कौन सी है, और राजस्थान के लोक देवता कौन कौन से हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में राजस्थान का सामान्य ज्ञान भी यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी टॉपिक यहाँ पे ऐड किया गया है, तो इसे पढ़ना है। उसके बाद में परिवहन संचार के अंतर्गत यातायात संचार के साधन, और उसके बाद में सड़क पर चलने और यातायात के नियम कौन कौन से हैं, और यातायात के संकेत, संचार और संसाधनों का जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। और अपने शरीर में देखभाल, जैसे कि भाई शरीर के अंग और उनकी साफ सफाई हमें कैसे करना है, और शरीर के आंतरिक और अंगों की सामान्य जानकारी के बारे में आपको पढ़ना है साथियों, ताकि आप बच्चों को वो शिक्षा आप दे सके। इसके बाद में संतुलित भोजन और जानकारी और इसका महत्व के बारे में पढ़ना है। और सामान्य रोगों के बारे में पढ़ना है, जैसे अस्त्रशोध हो गया, उसके बाद में अमीबायोसिस और एनीमिया, मलेरिया, डेंगू इत्यादि जो रोग होते हैं, इनके लक्षणों के बारे में आप जान सके और बच्चों को इसके बारे में बता सकते हैं, और बच्चों को इन बीमारियों से आप बचा सकते हैं। ये इन बीमारियों के बारे में बच्चों में जागरूकता फैला सकते हैं, लोगों में जागरूकता फैला सकते हैं। सो ये टॉपिक्स आपको यहाँ पे पढ़ना है। इसके बाद में सजीव जगत के अंतर्गत पादप जंतु के संगठन स्तर के अंतर्गत जीवों में विविधता आपको पढ़ना है। राज्य की पुष्प, राज्य वृक्ष कौन सा है, राज्य की पक्षी और राज्य पुष्प तथा संरक्षित वन क्षेत्र, वन्य जीव के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य भाग, और संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से है, और विश्व धरोहर सूची क्या है, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। और पादपों तथा जंतुओं की जातियों का संरक्षण आप कैसे कर सकते हो, और कृषि पद्धति के बारे में आपको पढ़ना है। और नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है साथियों, जल के अंतर्गत वन, नभूमि, मरुस्थल की जो मूलभूत जानकारी के साथ साथ में विविध प्रकार के प्रदूषण और उनका नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं, और जल के गुण एवं जल के स्रोत और जल प्रबंधन
क्या क्या है, और राजस्थान में कलात्मक जल स्रोत, पेयजल एवं सिंचाई स्रोतों के बारे में आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगला, हमारी पृथ्वी के अंतर्गत सौरमंडल हो गया और भारत के अंतरिक्ष यान, क्योंकि जिनका भी जो है पेपर फर्स्ट है, या मैं ये कह सकता हूँ कि लेवल फर्स्ट का जो पेपर देने वाले हैं, इन टॉपिकों को आपको बहुत ही अच्छा से क्लियर करके जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं, वो चाहे अंतरिक्ष हो या फिर नेक्स्ट अगला जो जल के अंतर्गत आने वाले या फिर पर्यावरण के अंतर्गत जो टॉपिक्स आपको पूछे जाते हैं, वो आपको यहाँ पे पढ़ना है, जिसमें कि जो पर्वतारोही के अंतर्गत, रोहन के अंतर्गत पर्वतारोहण में क्या क्या कठिनाइयां आती है, काम करने वाले औजार और भारत की प्रमुख महिलाएं कौन कौन सी हुई है, क्योंकि यहाँ से ज्यादा आपसे करंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र और संकल्पनाएं आपको पढ़ना है, और पर्यावरण अध्ययन का महत्व क्या क्या है, और समकालीन पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षण के अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से हैं, ये आपको पढ़ना है। और पर्यावरण अध्ययन का विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषय के साथ उसके अंतर्गत आने वाले जो टॉपिक्स है, या उनके संबंधों या फिर उनके क्षेत्रों को आपको पढ़ना है, जो कि विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के विषय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे देखना है। और पर्यावरण शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत संकल्पना और प्रस्तुतिकरण में के उपागम और क्रियाकलाप, प्रयोग और प्रायोगिक कार्य, यानी कि खेल से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद में समग्र एवं सतत मूल्यांकन आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद में शिक्षण सामग्री और सहायक सामग्री और शिक्षण समस्याएं और सूचना संचार एवं प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पे हमने पर्यावरण के सभी टॉपिक्सों को बहुत ही अच्छा से यहाँ पे देखने का प्रयास किया। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल से यहाँ पे देखने का प्रयास किया होगा, और मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आपने हर एक टॉपिक को अच्छा से लिखा होगा, क्योंकि इन्हीं टॉपिकों को हमें समझना है और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में जिनका भी इंग्लिश मीडियम से आपने पढ़ाई किया है या फिर इंग्लिश मीडियम है, सो आप यही टॉपिक्स आपको इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो इस वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं, या फिर पीडीएफ जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड किया गया है उससे भी आप जो है इन टॉपिक्सों को देख सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि जो जिनका भी लेवल फर्स्ट है, उन्होंने पूरा सिलेबस देखा होगा, और क्योंकि यही से क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं, सो जो भी आपका सिलेक्शन होगा, जैसे भी नंबरों से होगा, वो इन्हीं पे डिपेंड होगा कि आपने सिलेबस को कितना अच्छा से कवर किया था और कितना आपने सिलेबस को समझ के पढ़ा था। सो आपको सिलेबस को बहुत ही अच्छे से समझना है, और मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आपने सिलेबस को बहुत ही अच्छे से समझा होगा, और आप इसी सिलेबस के आधार पर आपकी तैयारी को बहुत अच्छे से करेंगे, ताकि आप अच्छे नंबरों से टेट एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। ठीक है, सो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट अगली क्लास में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। और आप सभी को बता दूं साथियों कि इस चैनल के माध्यम से अभी जो हमने जो टॉपिक्स देखा साथियों, वो बहुत सारे इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगे। सो आप उन टॉपिक्सों को भी आप एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरे नोट्स पर आधारित है, जो कि आपको आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक जय हिंद।